हर इंसान का ये शिकवा है कि कानून शायद गरीब के लिए बना है और अमीर के लिए। ताकतवर का जो दिल करता है वो करे, और कमजोर जो उसको इजाजत मिले सिर्फ वो कर सकता है। बैनुल अक़वामी सतह पर भी इस वक्त यही चल रहा है। Nicolas Maduro has arrived in New York. यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि ही डज नॉट नीड इंटरनेशनल लॉ। उनको बैनुल अक़वामी कानून की कोई जरूरत नहीं है, और उनकी जो अपनी मोरालिटी है वो उसके तहत आगे फॉरेन पॉलिसी को लेके चलेंगे, और अमेरिका उसी के तहत चलेगा। अब ये एक बहुत ही खतरनाक प्रेसिडेंट है जो कि सेट हो चुका है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नजर आती है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो रिसेंटली एक मेमोरेंडम भी साइन किया जिसमें लिखा हुआ है कि यूएस 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ करेगा। 31 जो है उसमें से यूएन ऑर्गेनाइजेशन है और 35 नॉन यूएन एंटिटीज हैं। तो इसका मतलब ये है कि यूएस अब इंटरनेशनल लॉ को सीरियसली नहीं लेता। इंटरनेशनल लॉ जिसके तहत पूरी दुनिया ऑपरेट करती थी एक वक्त पे, वो शायद अब खत्म होता जा रहा है। इसके क्या इफेक्ट्स होंगे? क्या यूएन खत्म हो गया? क्या नेटो की अलायंसेस खराब होंगी? और इंटरनेशनल रिएक्शन क्या आ रहा है? इंटरनेशनल लॉ ना फॉलो करने की जो हमें इम्प्लीमेंटेशन नजर आ रही है वो बहुत सारी हैं। सबसे जो रीसेंट और सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी वो ये थी कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अबडक्ट किया गया यूएस की तरफ से, और नाउ ही इज फेसिंग ट्रायल्स न्यूयॉर्क यूएस के अंदर। तो इसके ऊपर ग्लोबल कम्युनिटी का ओवरऑल जो रिएक्शन था वो बहुत नेगेटिव था कि इस तरह की हरकत जो है वो किसी भी सॉवरेन स्टेट के साथ नहीं होनी चाहिए। उनको प्रॉपरली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर लेके जाया जाए अगर इस तरह की बात है। किसी सॉवरेन स्टेट के प्रेसिडेंट को अबडक्ट कर लेना और फिर उस स्टेट को अपने तौर पे चलाना, खुद कंट्रोल करना, ये वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की। लेकिन जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आ गई, तो हमें नजर आ रहा है कि ये प्रेसिडेंट एक्चुअली सेट हो चुका है। अब इस पे चाइना का बड़ा सख्त जो है वो रद्द अमल आया। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट मदुरो को आप रिलीज करें, ये कोई तरीका नहीं है। अगर यूएस इसी तरह के स्टेप्स लेता रहेगा तो इंटरनेशनल लॉ अबॉलिश हो जाएगा, इंटरनेशनल लॉ को कोई फॉलो नहीं करेगा, और फिर दुनिया के अंदर लॉ ऑफ द जंगल चलेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है वो जो मर्जी करे। और इस प्रेसिडेंस के बाद जो है वो जो ऑर्गेनाइज्ड दुनिया चलती है, ग्लोबल विलेज की तरह चलती है, वो नहीं चल पाएगी। और ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था वेनेजुएला का। यूएस ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अब चाह रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करें। ग्रीनलैंड बेसिकली एक आइलैंड है बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। उसको ऑक्यूपाई करती है करंटली डेनमार्क। डेनमार्क की वो टेरिटरी मानी जाती है, वहाँ पे कुछ यूएस की बेसिस भी हैं, और वो नॉर्दर्न जो नॉर्थ पोल है आर्कटिक के पास, वहां से एक्सेस बनता है। अब यूएस कह रहा है कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट के तहत जो है हम ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करेंगे बाय हुक और बाय क्रुक। हमें फोर्स यूज करनी पड़ी तो, लेकिन हम चाहते हैं कि आसानी से डेनमार्क जो है वो इसको कंसीड कर दे, वो हमें दे दे। अब डेनमार्क का इसके ऊपर अगेन रिएक्शन आया कि हम इस तरह की कोई हरकत नहीं मानेंगे, वी विल रिटेलिएट। हम मिलिटरली जो है वो यूएस को स्टॉप करेंगे। अब इसमें एक और इशू बन जाता है। अब लोग इस पे कह सकते हैं कि यूएस की तरफ से एक थ्रेट थी या सिर्फ एक स्टेटमेंट थी, इसको सीरियसली कोई ना भी ले तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो शायद गर्मजोशी में बोल गए हो तो डोनाल्ड ट्रंप साहब। मसला इस वक्त ये है कि यूएस की कोई भी स्टेटमेंट जो है वो उसको नॉन सीरियसली कोई नहीं ले सकता। रिसेंट जो इवेंट्स हैं वो बताते हैं कि कोई भी वार्निंग, कोई भी स्टेटमेंट बाय द यूएस शुड बी टेकन विद अटमोस्ट सीरियसनेस। क्योंकि ईरान के उन्होंने न्यूक्लियर साइट्स बॉम्ब किए, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उन्होंने अबडक्ट किया, उसके अलावा कतर को इसराइल ने बॉम्ब किया एंड द यूएस हैड बेसिस इन कतर, और वो दे लेट इट हैपन। तो इसका मतलब ये है कि यूएस की जो भी स्टेटमेंट होगी, यूएस के जो भी इंटरेस्ट हैं, उनका किसी को नहीं पता, और जो भी वो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको सीरियसली लेना चाहिए। अब यहाँ पे ग्रीनलैंड और डेनमार्क और यूएस का जो इशू है, इसमें एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अंडर थ्रेट है, वो है नेटो अलायंस। नेटो अलायंस बेसिकली यूरोप की एक अलायंस है जिसको यूरोप के अंदर रशिया का इन्फ्लुएंस रोकने के लिए बनाया गया था। अब उसके अंदर यूएस भी मेंबर है, सारी यूरोपियन यूनियन की स्टेट्स भी मेंबर है, टर्की भी मेंबर है। और ये नेटो अलायंस का बेसिक जो रूल है वो ये कि अगर किसी भी एक मुल्क को अटैक किया जाएगा, उसके खिलाफ कोई डिफरेंट कंट्री अटैक करती है, तो इस ये माना जाएगा कि सारी कंट्रीज अटैक हुई, और सारी कंट्रीज मिल के जो है नेटो फोर्सेस में अपना बजट भी देती हैं, अपनी फोर्सेस भी उसके अंदर डिप्लॉय करती हैं, और वो सारे मिल के जो है उस तीसरी एंटिटी के खिलाफ, तीसरी स्टेट के खिलाफ वो एक्शन लेंगे। लेकिन अगर दो नेटो मेंबर्स ही आपस में लड़ पड़ेंगे तो किसकी साइड कौन लेगा? क्या इंडिविजुअली सॉवरेन राइट होगा सबका कि फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो देखें, जज करें कि कौन सही है कौन गलत है, या वो सारे ताकतवर की साइड लेंगे जो इस केस में यूएस होता है? लेकिन इससे एक लार्जर इशू ये कि एसेंशियली नेटो वुड फ्रैक्चर, नेटो खत्म हो जाएगी कि अगर दो मेंबर्स आपस में लड़ रहे हैं और हर कंट्री जो है नेटो अलायंस कंट्री, एलाइड कंट्री,
वो एक की साइड लेती है, कोई दूसरे की साइड लेती है। तो बेसिकली फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस नेटो खत्म हो जाएगी, और नेटो खत्म होने का मतलब ये है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी मिलिट्री अलायंस है वो खत्म हो जाएगी। अब यूएस की एक और स्टेटमेंट थी कि हम नहीं चाहते कि ग्रीनलैंड को रशिया या चाइना ऑक्यूपाई कर ले, और इस वजह से हम जो है ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, जिसको डेनमार्क कह रहा है कि वो एनेक्स करना चाह रहे हैं। और उस पे ये बात हुई कि हम नहीं चाहते कि रशिया या चाइना वहाँ पे आए और यूएस को के नेबर में आ जाए रशिया या चाइना। अब इसमें मसला ये है कि रशिया ऑलरेडी नेबर है यूएस का। अलास्का जो टेरिटरी है यूएस की, जो एक पूरी स्टेट है, वो पहले रशिया की टेरिटरी होती थी, दैट वाज सोल्ड टू द यूएस। अब यूएस अलास्का के थ्रू रशिया का नेबर तो है ही है, तो इस बात की भी कोई तुक नहीं बनती। बट इट गोज टू शो कि यूएस वांट्स ग्रीनलैंड, और वो किसी भी बात से, किसी भी तरह जस्टिफाई करके ग्रीनलैंड की टेरिटरी को शायद अपने साथ मिला ले। यूएस इस वक्त एक्सपैंड कर रहा है, और वो पूरे नॉर्थ अमेरिका को जो है और उसके नेबरिंग जितनी भी लैंड है, जितनी भी जगह हैं, उनको अपने कंट्रोल के अंदर लेके आना चाहता है। दैट सिग्नल समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। वेनेजुएला उनके पास आ चुका है, मेक्सिको उनके साथ अलाइंड है, कनाडा उनके साथ अलाइंड है, और अब ग्रीनलैंड जो है उसको भी वो ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। और ये सारी डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं टेक्निकली उन्हीं जगहों पे हो रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल और रिसोर्सेज भी है, और स्ट्रेटेजिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन सारी डेवलपमेंट से नज़र ये आ रहा है कि इंटरनेशनल लॉ अबॉलिश होता जा रहा है। इंटरनेशनल लॉ को अगर यूएस नहीं फॉलो करेगा, जो इसको अपहोल्ड करता था, जिसने आप कह सकते हैं कि यूएस ने इंटरनेशनल लॉ इन प्लेस किया है ताकि दुनिया एक तरीके से चले, दुनिया एक ऑर्गेनाइज तरीके से, सिविलाइज्ड ग्लोबल कम्युनिटी हो। अगर यूएस ही उसको, द वर्ल्ड सुपर पावर, दुनिया की जो पुलिस है, वो उसको फॉलो करना छोड़ देगी, तो अदर पीपल, अदर स्टेट्स विल फॉलो सूट। अदर स्टेट्स, दुनिया के जितने ममालिक हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि जहां तक हमारा जोर चलता है, हम भी इंटरनेशनल लॉ फॉलो ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यूएस फॉलो नहीं करता। हाँ, ये बात जरूर है कि फॉलो इसको वही नहीं करेगा जो अपनी ताकत के जोर पे इंटरनेशनल लॉ ना फॉलो करने की सख्त रखता हो। यूएस सख्त रखता है। यूएस को नो वन कैन टेल द यूएस के क्या करना है क्या नहीं करना। यूएस इंश्योर करता है, इन्फोर्स करता है कि दुनिया इंटरनेशनल लॉ पे चले, लेकिन अपनी हद तक जो जहां तक कर सकेगा वो इसको फॉलो करेगा। यही वजह है कि अब नेटो की अलायंस टूटती हुई नजर आ रही है, यूएन की जो क्रेडिबिलिटी है वो कमजोर होती नजर आ रही है। जिस तरह मैंने कहा कि 31 यूएन एंटिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस में से यूएस ने विड्रॉ कर लिया, तो अब अलायंसेस शिफ्ट कर रही हैं, अब कोऑपरेशन हो रही है डिफरेंट मुल्कों की आपस में, जिनकी पहले इस तरह की कोऑपरेशन हमने नहीं देखी। उसमें क्या क्या नजर आता है, पाकिस्तान सऊदीया का एक डिफेंस पैक्ट हुआ, टर्की जो कि यूरोप के साथ जुड़ा हुआ है, जो एक नेटो मेंबर है, उसने अभी रिपोर्ट्स ये हैं कि वो जॉइन करना चाह रहा है पाकिस्तान और सऊदीया का डिफेंस पैक्ट। तो ये 2 स्टेट से जाके ये 3 स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रोबेबली और मुल्क भी जो है मिडल ईस्ट के, वो भी इसमें आना चाहेंगे। फिलवक्त सऊदीया का पैसा पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिटरेंस और जो टर्की की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं मिलिट्री इक्विपमेंट, ड्रोन्स वगैरह बनाने की, ये एक बहुत ही मजबूत अलायंस बनेगी, और इसके अंदर और कंट्रीज़ आएँगी। बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये अलायंस जो होगी इन तीनों की मजबूत कितनी होगी। इसमें ये इम्पोर्टेंट है देखना कि टर्की जो कि नेटो का मेंबर है, वो नेटो के इस वक़्त होते हुए वो एक और अलायंस सीक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस वक़्त ग्लोबल जो कोऑपरेशन है, ग्लोबल ग्लोबल जो अलायंसेज़ हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक शिफ्ट आ रहा है। तो उसके साथ हम देख रहे हैं कि दुनिया के डिफरेंट ममालिक, जो इवन थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज़, वो अपने आप को मिलिटरीली जो है वो स्ट्रॉन्ग करना शुरू हो गए, कि कोई बड़ी डेवलपमेंट होगी, कोई बड़ा इवेंट होगा, जिसमें उनको प्रोटेक्शन चाहिए होगी। और जिस तरह चाइना ने कहा कि लॉ ऑफ द जंगल चलेगा, अगर यही स्टेप्स लेते रहे, अगर इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करती रही दुनिया, डिफरेंट मुल्क, तो फिर लॉ ऑफ द जंगल होगा। और लॉ ऑफ द जंगल में यही है कि जिसके पास जितनी ताकत है, जिसके जितने बड़े दांत हैं, जितने बड़े नाखून हैं, वो उतना प्रोटेक्टेड रहेगा और वो उतना सेफ रहेगा। अब हम देख रहे हैं कि सूडान के साथ भी पाकिस्तान की डील होने लगी है, JF-17 थंडर्स की। सऊदी अरेबिया के साथ भी, अज़रबैजान ने भी लिए हैं, म्यांमार ने भी लिए हैं, बांग्लादेश के साथ भी ये टॉक्स चल रही हैं। तो हर मुल्क जो है अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ा रहा है। सो ये जितना भी सिनेरियो है, जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही है यूएस की तरफ से, ओवरऑल जो अलायंसेस शिफ्ट हो रही हैं, इसका ग्लोबल कम्युनिटी पे इस वक्त ये इफेक्ट है कि उनकी जो कंसर्न्स हैं वो फ्रैक्चर्ड है, एक तरफ नहीं है। दे डू नॉट नो व्हाट टू फोकस ऑन। वो इस तरफ भी देख रहे हैं कि अलायंसेस शिफ्ट हो रही हैं, वो ये भी देख रहे हैं कि इधर इंस्टेबिलिटी आ रही है इस कंट्री में, वो ये भी देख रहे हैं कि यूएस की पॉलिसीज इस तरफ डेवलपमेंट बहुत ही खतरनाक हो रही है, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रही कि एक तरफ कहाँ पे देखना है। और इसके बाद जो भी होगा, एक बहुत बड़ी कोई डेवलपमेंट होगी और उस पर कोई रिएक्शन नहीं आएगा, बिकॉज स्टिल देयर विल बी कंसर्न के दो और चीज़ों पे फोकस रखना है, वो गलत ना हो जाए। सो आने वाले वक्त में कोई ऐसी डेवलपमेंट होगी जिसके लिए सारी दुनिया जो है वो अपने आप को तैयार कर रही है। पता किसी को नहीं है कि क्या होगा, बट कुछ बहुत बड़ा होने जाएगा।
ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कल दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।